पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार की तरफ से कई सारे बैठकें की जा रही हैं, कई सारे निर्णय भी लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। सर, 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, आज 6 दिन बीत चुका है और इससे पहले अगर हम की बात करें तो पुलवामा हमले के 12 दिन बाद ही हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो क्या ऐसी कुछ स्ट्रेटजी पर सरकार काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, जो है ये बड़ा निंदनीय घटना हुई जिसमें हमारे निर्दोष भारतीय लोग मारे गए हैं। पूरा राष्ट्र उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है, दुख भी प्रकट करता है और उन अपने नागरिकों का बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है और वो मुकम्मल जो समय होगा जो हम निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से तैयारियों का पूरा जायजा होगा, पूरा प्लान किया जाएगा। उस प्लान के तहत ये कार्रवाई होगी। सर, सोशल मीडिया से लेके कई राजनीतिक पार्टी के नेता भी बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आतंकी आखिर घुसे कैसे? इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? आतंकी घुसे कैसे? अभी जो वहाँ लोग रह रहे होंगे उनको वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता होगा कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं नाले हैं। फिर जो वहाँ के लोकल सपोर्टर हैं, जो स्लीपर सेल बोलते हैं, उनकी मदद से तो टेररिज्म वहाँ पे घुसता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम पाकिस्तान की फ़ौज वो उनकी बहुत मदद करती है, तो उनकी मदद से, स्लीपर सेल की मदद से टेररिस्ट घुसते हैं और यही उसका घुसने का कारण है। और ये ज़रूर है कि जब हम जिस इलाके में टूरिज़्म बढ़ा रहे हैं और वो एक बड़ा डिस्टर्ब एरिया रहा है, तो वहाँ हमें पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम करने चाहिए थे। जब कहीं ना कहीं हम सुरक्षा में चूक हुई है, ये गवर्नमेंट भी मान रही है और सब मान रहे हैं, क्योंकि जब तक सतर्कता होगी तब तक कोई भी ऐसी घटना नहीं घट सकती है। लेकिन जहां कहीं ना कहीं हमने लापरवाही बरती होगी, पक्का इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया होगा। और ये एक दिन का नहीं है कि आज आए आकर के मार के चले गए। पूरी रेकी की गई है, पूरा इन्फॉर्मेशन लिया गया होगा कि कौन कौन सी जगह ऐसी सॉफ्ट टारगेट हैं जहां पर सीआरपीएफ, बीएसएफ या फौज का डिप्लॉयमेंट कम है या नहीं है। तो इन इलाकों को उन्होंने चुना और उनको चुनने के बाद इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। और ये बड़ी निंदनीय ये है कि हमारा राष्ट्र जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता का जो है एक प्रतीक है पूरे विश्व के अंदर, तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी से जो है एक स्ट्रेटजी बनाई कि नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके गोली मारने का जो इन्होंने वो किया है। तो ये हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को या हमारे देश की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आपकी इन घिनौनी हरकत से हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जो है घटनाएं होंगी कि हम हिंदू मुस्लिम लड़ने लगेंगे। नहीं सर, हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं सर, क्योंकि होता तो झंटू अली शेख अभी जो शहीद हुए हैं, हमारे जो सैनिक है, शूरवीर शहीद हुए। और सर, अगर हम स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो 3 युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने किया, ख़त्म आप जैसे शूरवीरों ने किया। चौथी युद्ध के लिए ललकार भी रहा है। अगर हम देखें पहलगाम हमले के बाद 6 दिन बीत जाने के बाद 22 तारीख और आज देखिए आज 29 तारीख, तो इस बीच की बात करते कई बार उसने जो है गोलीबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से और लगातार जो है फायरिंग किया जा रहा है, शांति व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। तो सर, अगर हम बात करते हैं करगिल युद्ध की, तो करगिल युद्ध के समय क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति थी? क्योंकि कम्युनिकेशंस का गैप था करगिल युद्ध में, और अगर अभी युद्ध होता है तो सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या उस वक्त एक योगेंद्र यादव ही थे और अभी जो है कितने योगेंद्र यादव हमारे सेना में हैं? बिल्कुल, एक योगेंद्र यादव नहीं था। पहले भी हजारों योगेंद्र यादव थे और अभी भी लाखों योगेंद्र यादव हैं। भारत माँ का हर एक बेटा जो सैनिक के रूप में खड़ा है वो हर एक योगेंद्र यादव है, अब्दुल हमीद है, और वो दुश्मनों का
डट कर के मुकाबला करने में सक्षम है। ये रही ये, क्योंकि जब कोई गलती करता है तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बड़ी गीदड़ धमकियाँ देता है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरह से हिंदुस्तान धीरे धीरे उसके ऊपर शिकंजा कस रहा, कहीं सिंधु नदी समझौता ख़त्म कर रहा है, कहीं कुछ कर, ये एक स्ट्रेटजी होती है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, वो बौखलाहट। तो जब कोई बौखलाहट में कुछ ना कुछ गलती करेगा तो वो अपने आप उजागर हो जाएगी। अब इन्होंने क्या कारगिल में भी क्या किया था? कारगिल में इन्होंने आकर के जब हिंदुस्तान एक दोस्ती का वातावरण बना रहा था, समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस यात्रा, तो इन्होंने कारगिल, बटालिक, द्रास ऐसे क्षेत्रों को चुन लिया जहां बड़ा शांतिपूर्ण इलाका था। तो वहां आकर के ये बैठ गए, और फिर बैठने के बाद फिर ये भी नहीं कबूल कर रहे हैं कि हमारी फौज बैठी है। ये कह रहे हैं घुसपैठियाँ, जी घुसपैठियाँ हैं। लेकिन यही जो अभी प्रेजेंट जनरल है पाकिस्तान का, इसने पिछले साल ही कबूल किया है कि नहीं, वो हमारी फौज थी। उस 25 साल इन्होंने कभी हाँ ही नहीं भरी है कि हमारी फौज थी। तो ये तो अपने सैनिकों के साथ में भी गद्दारी करते हैं, उन लोगों के साथ में भी गद्दारी करते हैं कि जिनके बेटे पाकिस्तान की फौज में हैं, उनके शव तक, उनके घर तक नहीं लेके गई है। तो ये किस चीज के जर्नल हैं, किस चीज के ये फौज है, किस चीज का देश है ये, कि अपने लोगों को मरवा भी रहे हैं और उनको टेररिस्ट भी बता रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी सेना अध्यक्ष का नहीं हो सकता है। और हमारी सेना कारगिल के अंदर खुलकर के लड़ी और 18,000 ऊंची पहाड़ियों पर भी विजय पताका फहराया, और एक भी अपने सैनिक को छोड़ करके नहीं आए, लेकर के आए। चाहे जिंदा हो, चाहे शहीद हुआ हो, चाहे हमारा घायल हुआ हो, हम लेकर के आए। ये हमारे देश की ताकत है, सेना की, ये हमारी संस्कृति है कि भाई हमने किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, बताया हमने किया भाई, हमने। लेकिन सर एक सवाल हमारा ये भी है कि युद्ध का कोई अंजाम तो नहीं होता। अगर हम अजरबैजान अर्मेनिया की बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करते हैं, फिलीपींस की अगर हम बात करते हैं, इजराइल फिलीपींस का युद्ध, तो उसका परिणाम तो कुछ निकलता नहीं है। युद्ध तो लंबे समय तक चलता रहता है। और इधर कुछ समय पहले भी खबर आई कि चीन ने कई फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान को दिया है। चीन हमेशा सपोर्ट करता है, और जिस तरह से यूक्रेन को भड़काया गया था युद्ध के लिए। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान एक मैच्योर्ड देश है, ठीक है, परिपक्व देश है। यहाँ के लोगों में परिपक्वता है, समझ है, वो किसी के उकसावे में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अपने निर्दोष लोगों का बदला लेना भी नहीं छोड़ेंगे। निर्दोष लोगों का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन युद्ध के स्तर पर बात नहीं होगी, क्योंकि युद्ध बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। कैसे बदला लिया जाएगा? टीआरएफ ने तो पहले कबूल किया कि हमने अंजाम दिया, फिर उसने कहा उसका सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया था। ये कौन लोग है नहीं पता है। अरे ये पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान की धरती पर टेररिज्म के ट्रेनिंग कैंप हैं, टेररिस्टों को पनाह मिलती है, वो उनको सपोर्ट देते हैं, उनकी आईएसआई सपोर्ट देती है। तो ये और वहाँ टेररिस्टों के बड़े आका वहीं पर बैठे हुए हैं। तो उन आकाओं को मारना हमारा अब एक मिशन है, हम मारेंगे। और जब तक ये आका नहीं मारेंगे तब तक जो है टेररिज्म की जो कमर है वो नहीं टूटेगी। नहीं तो ये फिर दूसरा कुछ। अभी क्या लग रहा है सर, क्या स्ट्रेटजी सरकार की हो रही होगी? रक्षा मंत्री अभी पीएम मोदी से भी मिलने गए हैं, बैठक कल सीडीएस के साथ ही मीटिंग थी। पुलवामा हमले के बाद भी इस तरह की स्ट्रेटजी जो बनी, तो क्या अब ऐसी ही स्ट्रेटजी लगता है आपको कि बिल्कुल बिल्कुल जो है कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा होगा, और क्या होगा लेकिन ये तो समय बताएगा। अभी उसको खुल करके मीडिया में बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। दुश्मन वैसे ही घबराए हुए हैं, ठीक है, उनकी नींद उड़ी हुई है कि हिंदुस्तान करेगा। हिंदुस्तान की फौज इतनी सक्षम है, वो कैसे भी करेगी, लेकिन करेगी, अपने जवानों का बदला लेगी। लेकिन सही समय और सही जगह पर हमने जो है वो कार्रवाई करनी है, लेकिन कब करनी है ये हम डिसाइड करेंगे। सर आपका समय 1999 का था, साल 2025 है, कई चीज़ें बदल गई। हाँ बिल्कुल बदल रही है। हर 10 साल बाद
तकनीक बदलती है, हर साल 10 साल के बाद में टैक्टिस बदलती है। और आज तो ऐसा युग हो गया, टेक्नोलॉजी का युग हो गया है। तो टेक्नोलॉजी से पूरा रात बिल्कुल दिन की तरह हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का भी सहारा होगा, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा और तमाम जो भी हाई लेवल मीटिंग में निर्णय होंगे और जो सेना को आदेश मिलेगा, सेना अपने उस आदेश के अनुसार देश का सर ऊंचा करेगी। बिल्कुल, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुन चुनकर बदला जरूर लिया जाएगा और लेना भी चाहिए, और हमारे देश का जो सर है पहले से ही गर्व में तो है ही, ऊंचा है ही और आगे भी ऊंचा ही रहेगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।